बंद कर दो सबसे अच्छा कॉपी, कोई मत खोलो, जो हम बता रहे हैं वो सुन लो। हाँ ठीक है, इसमें लिखा है प्रश्न, छोटा नागपुर पठार पर लोहा इस्पात उद्योग क्यों केंद्रित हो गया है? आंसर है इसका, इसके कुछ अलग अलग कारण बताए गए हैं कि छोटा नागपुर के पठार पर ऐसी क्या खासियत है कि लोहा इस्पात केंद्र वहाँ पे स्थापित हो गया है। इसमें पहला लिखा है, इस पठार पर झारखंड और उड़ीसा की खानों से पर्याप्त लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। पठार समझते हो? पहली बात तो ये बताओ। नहीं मालूम पठार किसको कहते हैं? नहीं, पहाड़ तो होता है, पहाड़ों के भी कई रूप होते हैं अलग अलग, ठीक है। पहाड़ का जैसे कोई एक पहाड़ है ना ऐसा, और पहाड़ के ऊपर एक समतल सा मैदान है, तो वो पठार कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं प्लेट्यू। कटा पहाड़ नहीं, मतलब एक ऊंची जमीन से ऊंची एक जगह होती है उसको ऊपर पहाड़ कहते हैं। उस पहाड़ी के ऊपर क्या है, एक समतल मैदान, उस समतल भूमि को पठार कहा जाता है। जैसे मान लो कोई पहाड़ी है, लेकिन पहाड़ी के ऊपर ऐसा हिस्सा बन रहा है, तो वो पहाड़ी की चोटी कहलाती है। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पहाड़ है कि चोटी है? चोटी। हिमालय पहाड़ है, और हिमालय पहाड़ पे कई सारी चोटियां हैं, और जिनमें से सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पहाड़ की है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। वो 8.5 किलोमीटर ऊंची चोटी है, मतलब खाली चोटी की ऊंचाई 8.5 किलोमीटर है, पहाड़ नहीं। हाँ, ये जो पहाड़ है ना ये तो अलग है, इस पहाड़ के ऊपर बहुत सी छोटी छोटी चोटियाँ, और उन चोटियों में सबसे ऊंची 8.5 किलोमीटर की चोटी है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। समझ? अब तो वहाँ पे सैकड़ों लोग हर साल चढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट पे। अब उतना बड़ा नहीं रह गया वो काम, पहले बड़ी बात थी। ठीक, तो मेन चीज पठार समझ में आया कि पहाड़ के ऊपर का जो समतल एरिया होता है उसको हम पठार कहते हैं, इंग्लिश में प्लेट्यू कहते हैं। तो इस पठार पर झारखंड और उड़ीसा की खानों से पर्याप्त लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, मतलब दोनों राज्यों से इसमें लौह अयस्क काफ़ी मात्रा में मिलता है। दूसरी चीज, ऊर्जा के रूप में कोयले की प्राप्ति रानीगंज, बोकारो और झरिया की खदानों से होती है। ठीक है, मतलब ऊर्जा के लिए, मतलब आप कोई बड़ा उद्योग चलाओगे यदि, तो उसके लिए आपको ऊर्जा चाहिए पड़ेगी, और ऊर्जा के लिए क्या लगेगा? कोयला, है ना। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? कोयला। अब कोयला कहाँ से मिल जाता है? रानीगंज, बोकारो और झरिया की खदानों से, मतलब ये चीज़ें भी उसके नज़दीक में लगी हुई हैं। तो नज़दीक में सारी चीज़ें उपलब्ध होने से क्या, वो एक जगह ऐसी तैयार हो गई है जहाँ पे बड़ा उद्योग चल सकता है। तीसरा पॉइंट, यह पठार रेल मार्गों द्वारा देश के सभी भागों से जुड़ा हुआ है, मतलब पूरे भारत देश में आपको कहीं पर भी जाना हो तो इस पठार के ज़रिए, इस पठार के आसपास से आप, रेल लाइनें पूरे में बिछी हुई हैं, आप भारत के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हो। ठीक, अगला पॉइंट है, निकटवर्ती क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं, मतलब यहाँ पे आसपास जो मजदूर मिल जाते हैं काम के लिए, मजदूर भी कैसे मिलते हैं? सस्ते में, मतलब बेरोजगारी आसपास ज़्यादा होगी, कम पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, तो लेबर वहाँ आसानी से मिल जाती है, वो सस्ते रेट पे काम करती है। फिर कोलकाता बंदरगाह से विदेशी व्यापार की सुविधा उपलब्ध है, मतलब कलकत्ता का जो बंदरगाह है, पानी के जहाज आते हैं, ठीक है, वहाँ से भी इधर का जो पहुँच मार्ग है वो आसान है। तो कोई भी उद्योग यदि स्थापित करना है, तो यदि सारे साधन उसके आसपास उपलब्ध हों तो वहाँ पर उद्योग जल्दी स्थापित हो जाता है। यदि मान लो अपन को कोई कंपनी लगानी है और एक ऐसी जगह पे अपन लगा रहे हैं जहाँ पे लेबर भी मुश्किल से मिलती, पानी भी मुश्किल से मिलता है, ठीक है, और बिजली भी आसानी से नहीं मिलती, तब क्या होगा? तब वहाँ पे कंपनी चलाना आसान होगा क्या? नहीं हो, कुछ ही दिन में वहाँ से व्यक्ति भाग जाएगा, या फिर उसको सारे संसाधन जुटाने में इतना ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा कि जिस चीज़ का वो निर्माण कर रहा है वो चीज़ महंगी हो जाएगी। ठीक है ना, तो लाभ कैसे होगा भाई? कोई सामान जिसकी उपयोगिता कम और उसको बहुत महंगा बेचा जाए तो कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा ना। तो इसीलिए क्या होता है, कोई भी उद्योग उस जगह पर आसानी से स्थापित होता है और अच्छे से चलता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत का सारा सामान उपलब्ध हो। तो छोटा नागपुर का पठार है लौह इस्पात उद्योग का केंद्र इसीलिए बन गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत की सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं। समझ में आ गया? ठीक, तो ये उत्तर खत्म।